अब मैं स्टार्ट करूँ सेशन को। मैंने सबके क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। अब मैं ट्राई करूंगा कि अपने पूरे सेशन के अंदर आपके जितने भी डाउट्स उनको क्लियर कर सकूं। इसके बाद मेरे कंप्लीट करने के बाद भी अगर लगता है कोई डाउट्स रह जाते हैं तो यू आर ओपन टू द स्पीक टू मी, माइक ओपन करना, डाउट पूछना, मैं उसी समय आंसर करूंगा। ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए मैं कहूंगा कि चैट बॉक्स पे मतलब कुछ मत लिखो, और जो जो मैं चीजें बताने वाला हूँ उनको अच्छे से सुनते। तो यार मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले अपनी जर्नी से। यार थोड़ी देर रुक जाओ। आर डी शर्मा सब्जेक्टिव सब कुछ, जो टफ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, सब कुछ बताऊंगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। 5 मंथ में क्रैक कैसे करना है वो भी बताऊंगा। मैंने भी 5 महीने में क्रैक करा है, सब कुछ बताने वाला हूँ। रुक जाओ बस, अब सुनते चलो बातों को। चल अगर मैं स्टार्ट करूँ सबसे पहले, मैं ये जो सबसे पहला क्वेश्चन जो सब लोग पूछ रहे हैं, 5 महीने का टाइम भैया हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या डिमोटिवेशन हो रही है, या अभी स्टार्ट करेंगे तो अचीव कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो यार मैं कहूंगा कि जो एमसीए का हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम है निमसेट का, या कोई और भी एमसीए एग्जाम है जो हमारा एंट्रेंस का है, चाहे फिर वो हमारा सीटी एमसी हो या कोई और भी एग्जाम हो, तो यार ये जो एग्जाम्स है ना, ये सारे दिमाग का खेल है। लोग सोचते हैं कि यार हम लोग सिलेबस पूरा कर लेंगे, लिख लेंगे, रट लेंगे, समझ लेंगे और इस एग्जाम को क्रैक कर देंगे। पर यार ये जो एग्जाम्स है ना, ये तुम्हारे को कितना आता है उसके ऊपर कम टेस्ट करते हैं, इससे ज्यादा इस पे टेस्ट करते हैं कि यार तुम्हारी नॉलेज कितनी है, क्या तुम हर एक पेपर के लिए अप्रोच क्या है। ये बात मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, दोबारा से बोलूंगा। जैसे कि यार निमसेट के अंदर मेरी 233 रैंक आई है, मैं इसकी भी जर्नी तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया था 25 दिसंबर 2019 के अंदर अपने जर्नी को, मतलब क्रिसमस का टाइम था, मेरे 5th सेमेस्टर के एग्जाम जस्ट ओवर ही हुए थे। और उससे पहले मेरे को निमसेट एग्जाम के बारे में पता ही नहीं था कि यार निमसेट जैसा कोई एग्जाम भी है और उससे एनआईटी जैसा कॉलेज भी मिल सकता है। तो ये जर्नी शुरू हुई मेरी भी यूट्यूब से ही। मेरे को यूट्यूब से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली थी अबाउट द निमसेट एग्जाम। तो फिर मैंने भैया थोड़ी सी और रिसर्च करी, चीजें समझ आई। फिर लॉकडाउन लगा तो भाई मैं कोचिंग के साथ भी एसोसिएट हुआ। पर उससे पहले भैया मेरा फोकस ये था कि इस एग्जाम को मैं सेल्फ स्टडी से निकाल सकता हूँ। क्योंकि जब मैंने इसका पेपर उठाया था, पेपर उठा के देखा तो भैया 50 क्वेश्चन मैथ्स के, जिसकी सबसे मैक्सिमम वेटेज होती है 600 मार्क्स तुम लोग मैथ्स में से गेन कर रहे होते हो। फिर आता है भैया हमारा लॉजिकल रीजनिंग, 250 240 मार्क्स की वेटेज होती है। और उसके बाद आता है हमारा कंप्यूटर सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन, जिसमें 80 मार्क्स के कंप्यूटर साइंस होती है और 80 मार्क्स का इंग्लिश सेक्शन होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है ना किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए, वो है समझना पेपर का पैटर्न, कि भाई पेपर का पैटर्न क्या है, इसके कट ऑफ स्टैट्स क्या रहते हैं, और कितने मिनिमम क्वेश्चंस है जिनको मैं करूँ तो मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ। हमारे को ना हर चीज को एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में लेना होता है। ये जो अप्रोच है ये तुम्हारे को क्या हेल्प करेगी कि यार तुम्हें पता होगा कि तुम कर क्या रहे हो, तुम अपने पर डे के गोल सेट कर पाओगे और पर डे के गोल्स को अचीव कर पाओगे। बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, मेरे पास बहुत सारे ना अभी ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, डाउट्स आ रहे थे कि भैया लॉजिक और रीजनिंग कहाँ से शुरू करूँ, एप्टीट्यूड कहाँ से शुरू करूँ। मैं उन सबसे ना एक बहुत ही हम्बल सवाल पूछता हूँ, हो सकता है बहुत आप सबसे भी बात हुई हो मेरी, तो कि भाई तुम्हारी मैथ्स हो गई क्या। तो बहुत बच्चे बोलते हैं नहीं भैया कैलकुलस पूरी बची है, ज्योमेट्री पूरी बची है, अभी तो मैंने सिर्फ वेक्टर्स करा है। मैंने बोला भाई तेरा वेक्टर्स हुआ है, तेरा मैथ्स का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बचा हुआ है, कैलकुलस बची हुई, ज्योमेट्री बची हुई है। कैलकुलस और ज्योमेट्री के अंदर से कुछ 20 क्वेश्चंस आते हैं, और उन 20 क्वेश्चंस के अगर 12 मार्क्स हैं तो वो बनते हैं 240 की वेटेज। और यही अगर मैं बात करूं कि पूरी लॉजिकल रीजनिंग को अटेम्प्ट करते हो 40 के 40 क्वेश्चन, उसके इनटू 6 मार्क्स होते हैं, तो वो भी 240 का पहुंचता है। तो यार 240 मार्क्स जो तुम्हारे मैथ्स में आ सकते हैं सिर्फ 20 क्वेश्चन करके, उनको तुम 40 क्वेश्चन की लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड में भटक रहे हो। इसका मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा कि लॉजिकल रीजनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट है। पर यार जो तुम्हारी सिलेक्शन करवाएगा वो है मैथ्स का पार्ट। मिनिमम 300 मार्क्स से लेके तुम जितने मर्जी मैथ्स में डालो, मतलब मिनिमम अगर तुम मैथ्स के अंदर एक 300 थ्रेशोल्ड पहुंच रहे हो, उसके अलावा तुम लॉजिकल रीजनिंग में 150 से ऊपर पहुंच रहे हो, और इंग्लिश कंप्यूटर में कुछ कुछ बना रहे हो, तो ये बारे वो बेयर मिनिमम मार्क्स होते हैं कि 500 प्लस का अगर तुम अचीव करते हो 1000 में से, तो तुम्हारे को कोई ना कोई एनआईटी तो पक्का मिल रही होगी। चाहे हम फिर भाई कितने भी साल पुराने स्टार्ट उठा के देख लें, चाहे फिर वो 2018 का पेपर हो जो कि एक मीडियोकर पेपर था, 2019 का सबसे टफेस्ट पेपर हो, 2020 का सबसे इजीएस्ट पेपर हो, या फिर भैया 2021 का पेपर हो, जितने भी लोग भैया 500 से ऊपर मार्क्स लेके गए हैं उन सबको कोई ना कोई एनआईटी अलॉट हुई है। सबसे पहले तो भाई हमारे को अपनी अप्रोच समझनी है, अपने भैया प्लस पॉइंट्स को समझना है, और स्टेप बाय स्टेप चीजों को डिवाइड करना है। अब जैसे मैंने जो सीरीज निकाली है उसके अंदर मैं यही बता रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप सिलेबस को कवर कैसे करना है। अब जैसे मेरी जर्नी थी, तो मेरी जर्नी में मुझे याद है कि भाई हमारे डीयू के ओपन बुक एग्जाम होने वाले थे। सबसे पहले तो कोविड टाइम आ गया था। कोविड टाइम आया तो भाई सबको होता ही है कि डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, पेपर होंगे नहीं होंगे। 3 बार हमारा पेपर पोस्टपोन हुआ था। पहले पेपर होने वाला था कुछ, अगर मैं महाराष्ट्र सीडी की बात करूँ तो होने वाला था 28 मार्च को, और वो 28 मार्च का पेपर जाके हुआ था 28 अक्टूबर को। तो देख लो भैया कितना लंबा हमारे को मतलब बीच में गैप मिल गया था। उसके बाद अगर मैं निमसेट की बात करूँ तो निमसेट के साथ भी सेम यही चीज हुई थी। पर यार मेरा फोकस ना कभी भी ऐसा नहीं था कि यार मैं पढ़ पढ़ के, या भैया मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर करके, या सिर्फ बुक सॉल्व कर करके, या भैया किसको फॉलो कर करके मैं उस एग्जाम को निकालूंगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यार ये जो पेपर है ना ये तुम्हारे को दिमाग से टेस्ट कर रहे हैं। चाहे फिर वो महाराष्ट्र सीईटी का एग्जाम था, मेरे निमसेट में मार्क्स नहीं बने, उसका रीजन थोड़ा सा ये भी था कि यार मेरा जो कंप्यूटर था वो बंद हो गया था। अगर मैं बताऊं तो मैं जब गया था अपने, मेरे को अभी भी याद है 22 अक्टूबर को मेरा टेस्ट था, थर्सडे था उस दिन।
तो मम्मी के साथ मैं स्कूटी पे गया था। सेंटर रोहिणी के अंदर है, दिल्ली में रोहिणी के पास एक गाँव में पड़ा था। तो वहां से हम गए, तो सेंटर ना बहुत ही छोटा सा था, टूटा फूटा सेंटर था, राइट। की मतलब उसके सीढ़ियों के आसपास जो होते हैं ना सपोर्टिंग के लिए डंडे होते हैं, ईंट की दीवार बनी होती है, वो भी नहीं थी। मतलब सीढ़ियों से अगर तुम थोड़ा सा इधर होगे तो शायद नीचे गिर जाओगे। तो सेकंड फ्लोर पे सेंटर था, कुछ 70-80 कंप्यूटर थे उसके अंदर, और उसकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं थी। मतलब एक होता है ना कि बस एक सेंटर है बेकार सा, या मतलब तुम बता दो ऐसे, एक होता है टीसीएस के सेंटर्स होते हैं, बहुत बड़े सेंटर्स होते हैं कि भाई सबके लिए प्रॉपर चेयर अरेंजमेंट अच्छे से है, उसमें इतना अच्छा नहीं था। और इवन जो इनके इंस्ट्रक्टर्स थे ना, वो भी मतलब उन्होंने ऐसी मतलब लड़का लड़की खड़े कर रखे थे जिनको बिल्कुल भी कंप्यूटर की टेक्निकल नॉलेज नहीं थी। लेकिन जबकि ऐसा होता है कि एग्जाम्स के अंदर, जो भी ऑनलाइन एग्जाम्स है, वहाँ पे एक टेक्निकल बंदा रहना चाहिए। तो मेरे को थोड़ी पीछे की सीट मिली थी, तो वहाँ पे रिपीटर्स की कुछ प्रॉब्लम थी, जिस चक्कर में 91 मिनट्स के ऊपर मेरा सिस्टम बंद हो गया था। और 91 मिनट्स में जब सिस्टम बंद हुआ तो मेरे को भाई सीट चेंज करनी पड़ी, और 83 मिनट्स में मेरे को दूसरा सिस्टम मिल गया था। पर वो जो भी छोटा सा फेज था टाइम का 7 मिनट का, उसने मेरे को थोड़ा सा इफेक्ट करा। पर फिर वही चीज थी कि यार मैं अंदर से रेडी था कि यार मेरे को इस पेपर को क्रैक करना है। तो मैं साथ में साथ, जैसे अभी एक बंदे ने मेरे से बात भी करी, यहाँ पे कोई था जिसने बोला इंटर्नशिप कर रहा था, तो यार मैं भी इंटर्नशिप कर रहा था। 3 अगस्त को मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट करी थी, और 31 दिसंबर तक ये इंटर्नशिप गई थी। बीच में ही मेरे डीयू के ओपन बुक एग्जाम हुए, बीच में ही मैंने 26 अगस्त को बीएचयू का एग्जाम दिया। बीएचयू में मेरी 105 रैंक आई थी। उसके बाद मैं बताऊं, अगला एग्जाम था मेरा 6 सितंबर को, जो कि था डीयू एमएससी का। उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 13 आई थी। उसके बाद मैं आगे जाऊँ डीयू एमसी के अंदर, तो डीयू एमसी में मेरी इतनी अच्छी रैंक नहीं आ पाई थी। उसके भी कुछ सर्कमस्टांसेस थे कि यार मतलब हमारे को ना, एक होता है ना दिमाग में डेली में होता है कि यार हम जैसे डीयू के बच्चे थे, तो हमारे को पता था कि यार 120 तक की हाईएस्ट कट ऑफ जाती है। तो मतलब हम वही सोच के बैठे हुए थे और उसी को एज्यूम करते हुए गए पेपर में। तो थोड़ा फोकस इतना नहीं था कि यार 170 तक का अटेम्प्ट करें या वो करें। तो 170 तक भी बच्चों ने अटेम्प्ट करा था, हम वही सोच के गए थे कि 140 या 150 तक का अटेम्प्ट करेंगे, उससे हो जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली उसमें नहीं हो पाया, पर उससे भी भाई फिर सीख मिली। आगे गए, निमसेट दिया, निमसेट के बाद जाके भैया उसमें जब लगा कि जैसे ये सिस्टम खराब हुआ, सब कुछ हुआ, तो तब भी मैंने हार नहीं मानी। अंदर से फोकस था कि यार जितनी बुरी से बुरी सिचुएशन आ जाए, क्योंकि यार जब मैं मतलब टेस्ट सीरीज भी देता था, मतलब मैं मॉक भी देता था ना, तो कभी बुखार है या कभी कुछ है, तब भी यार मैं बिल्कुल प्रॉपर वे में बैठ के, ऐसे भैया मास्क मेरे बिल्कुल साथ में टंगा होता था। अभी भी देखो यहाँ पे मास्क टंगा हुआ है, बिल्कुल मास्क लगा के, जूते पहन के, जिस तरह से मैं एग्जाम सेंटर में जाके बैठ के पेपर देने वाला होता था ना, उसी तरह से खुद को डेली रेडी करता था कि यार जिस दिन मेरा एग्जाम होगा, उस दिन अगर बुरी से बुरी कोई कंडीशन हो गई, तो क्या मैं पेपर को बेस्ट पेपर बना पाऊंगा। तो यार यही वो चीजें थी जिन्होंने मेरे को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा था, और मेंटली मैं इतना रेडी हो गया था कि यार ये वो सेट ऑफ क्वेश्चन होंगे जिनको मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ, ये सेट ऑफ वो क्वेश्चन होंगे जिनको मैं छोड़ने वाला हूँ। जब तुम इस अप्रोच के साथ पेपर में उतरते हो ना, तो तुम्हारे पास पेपर का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि यार ये चीजें आ गई तो मैं छोड़ दूंगा। अगर हो सकता है किसी और से बनती हो सकता है ना भी बनती हो, लेकिन अगर तुमने एक अच्छी तैयारी कर रखी है, तुम एक अच्छे लेवल पे पहुंच रखे हो, तो उन चीजों को छोड़ भी दोगे ना, तब भी तुम भैया टॉप करोगे। जैसे मैं महाराष्ट्र सीईटी एमसी का एग्जांपल ले लूं, बहुत लोग वहां पे ये सोच के गए थे कि भाई हमारे को 90 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाने हैं, और तुम्हारा भाई पिछले साल की कट ऑफ देख के, बहुत सारी चीजें देख के ये सोच के गया था कि भैया पुणे यूनिवर्सिटी जाना है, टॉप ही कुछ बच्चों को मिल पाती है अगर महाराष्ट्र के बच्चे नहीं होते हो। तो भाई मेरा फोकस ये था उसके अंदर कि भाई मेरे को उन 90 मिनट में उन 70 मेरे फेवरेट क्वेश्चंस को बनाना है, जिनको मैं सॉल्व करूं, 140 तक मार्क्स लाऊं और कट ऑफ को क्लियर कर सकूं। जब मेरे को पता लगा कि यार यहाँ पे बच्चों में अवेयरनेस ही नहीं है, निमसेट तो क्रैक हो गया, पर आगे क्या। बहुत लोग मैंने देखा बीसीए और बीएससी के ऐसे बच्चे थे, भाई बीसीए में होने के बाद डीएसए की फुल फॉर्म नहीं पता, ऑल इंडिया रैंक उसकी 100 कुछ थी, उसको डीएसए नहीं पता कि डीएसए क्या होता है, और वो बीसीए का स्टूडेंट था। तो भाई इतना मेरे को वो लगा कि यार इतना जब ऐसे हाल है, या बच्चों को अवेयरनेस ही नहीं है, या कैसे चीजें लोग करेंगे। लोग निमसेट के एग्जाम के लिए, मैं देखता हूँ एक 12th क्लास के निकलने के बाद वाला बच्चा 2024 के बैच में एडमिशन ले रहा है कि भैया मैं 2024 की कोचिंग ज्वाइन करके निमसेट की तैयारी करूंगा। अरे भाई तू बीसीए का तो पढ़ ले, जो तेरा एम है, जिस चीज में तू जा रहा है उसको तो कर ले। क्योंकि मैं बहुत सारे बेस्ट कोर्सेज बता चुका हूँ, बहुत सारी चीजों को लिस्ट कर चुका हूँ, पर उसके बाद भी जो कॉमन डाउट्स रहते हैं, ये बहुत ही गलत चीज है यार, इसको इम्प्रूव करो। मेरा इस मेहनत से, मतलब इस लेक्चर से कहने का यही सबसे पहला इंपॉर्टेंट मकसद है कि हमारे को सेल्फ पे वर्क करना है, अपनी कमी को समझना है, और अपनी कमी से हमारे को एक्सेल करना है। उसी के बाद जब ये मेंटल माइंड इतना स्ट्रांग होगा ना कि क्वेश्चन को देख के तुमसे पहला नहीं बना, दूसरा नहीं बना, तीसरा नहीं बना, चौथा नहीं बना, पांचवा नहीं बना, तो क्या तुम बिल्कुल काम माइंड से छठे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, तो तुम भैया पक्का निमसेट निकालोगे। नहीं कर सकते तो भैया तुम्हारी जर्नी वहीं पे एंड हो रही होगी। तो यही मेरा फोकस था कहने का, भाई डरना हमारे को पहले नहीं है, और जो वर्क करना है वो मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर वर्क करना है, स्मार्ट वर्क के ऊपर वर्क करना है कि क्या चीज मेरे लिए सब इंपॉर्टेंट है, क्या चीज मेरे को छोड़नी है। अब आ जाते हैं हम लोग भैया कॉमन डाउट्स पे जो तुम लोगों ने पूछे थे, राइट। तो अब पूछो भैया जिसको जो भी डाउट है अपना रिगार्डिंग की कैसे भैया क्या होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। मेरे पास अभी 1.5 ईयर है, वन एंड मैं अभी हाफ ईयर है बीचे तो थर्ड सेम में ही हूँ। 1.5 ईयर है तो और अच्छा है ब्रो। 1.5 ईयर में तो तुम झंडे गाड़ दोगे, राइट। तो साइड बाय साइड तुम C++
कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और डीएसए की प्रैक्टिस भी शुरू कर दो, क्योंकि भाई जब तुम शायद आओगे तो 2 ईयर एमसी हो जाएगी और तुम्हारे को यहाँ पे आके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रांग होना है, डीएसए के अंदर स्ट्रांग होना है, ताकि तुम कंपनी के लिए पढ़ाई कर सको कि यार ये पर्टिकुलर कंपनी मुझसे क्या चाहती है, ये पर्टिकुलर कंपनी मुझसे क्या चाहती है। इस पे भी मैं वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा एक एनआईटी ट्रिची में ना कल्चर है, उसके अंदर क्या होता है कि जो सीनियर्स होते हैं वो जूनियर्स को गाइड करते हैं और उनके इंटरव्यूज देते हैं, मॉक इंटरव्यूज कंपनीज जैसे। ये कल्चर बाकी एनआईटीज में नहीं है, सिर्फ ट्रिची में ही है अभी। तो मैं ट्राई करूंगा कि अपने प्लेटफॉर्म से मैं ऐसे एक कल्चर क्रिएट करूं जहाँ पे भैया जो हम सीनियर्स हैं, मेरे बैच के लोग सिर्फ हमारे साथ में, या और भी जो आगे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं टीम के साथ में, तो वो सब लोग आपको गाइड कर रहे हो और इन सब चीजों के लिए भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। क्योंकि यार मेन एम हमारा निमसेट क्रैक करना नहीं है, निमसेट तो क्रैक हो ही जाएगा, नहीं तो कोई और एमसी का एग्जाम क्रैक हो जाएगा। मेन एम है हमारा भैया एक अच्छी कंपनी में सेटल होना, या अपनी जो ड्रीम जॉब है वो लेना, या फिर ड्रीम जॉब भी नहीं तो भाई खुद कुछ स्टार्टअप करना है, या खुद अपनी कोई चीज को अचीव करना है, उस चीज को अचीव कर पाना। हेलो भैया। यस लक्ष्मीकांत। हाँ भैया, मैं ड्रॉपर हूँ एंड मैं अभी फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ डिलॉयट में। सो और अभी मैंने एक कोचिंग में ज्वाइन करा था 5 अक्टूबर से। मेरा मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ट्रिग्नोमेट्री एंड आई गेस 60% ऑफ अलजेब्रा, कैलकुलस भी कुछ लगभग 30% हो गया है एंड बाकी का पूरा रिमेनिंग है। सो टेस्ट में मेरे लगभग कुछ 55 to 60% जैसा स्कोर आ रहा है और एक्चुअली टाइम मैनेज नहीं हो रहा है मेरा। स्कोर क्या है? लगभग 200 में से मेरा 120 130 जैसा। 200 में से? अच्छा, मतलब ओके, या टॉपिक वाइज टेस्ट। टॉपिक वाइज टेस्ट, राइट, ठीक है। सो यार ब्रो, टाइम हाँ। मैनेज करने के लिए देखो जॉब के साथ ऐसा होता है कि तुम्हारे को मतलब देखो जॉब वैसे मेरा ऑनलाइन था इंटर्नशिप, सो आई गेस तुम्हारा भी जॉब अभी ऑनलाइन मोड में ही होगा। हाँ, वर्क फ्रॉम होम करेंटली। भाई वर्क फ्रॉम होम के बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे मीट्स हो रही होती है, बहुत सारे टाइम ऐसा होता है तुम्हारे को फ्री मिलता है बीच में, वो हम निकालते नहीं है उसको, हम चाहे अपने उसमें उड़ा देते हैं, कभी मोबाइल चला रहे हैं, कभी किसी से बात कर रहे हैं, कभी कुछ और करने बैठ गए, कभी गप्पे मार रहे हैं क्लीज के साथ जूम मीटिंग पे। तो यार बहुत सारे टाइम बीच में मिलता है। इवन मुझे याद है कि यार मैं अपनी ऑन शोर मीट्स के बाद ना मतलब लेक्चर्स देख लेता था, या बीच में कुछ कुछ पढ़ लेता था, या कुछ कुछ चीजें ऑनलाइन सर्च कर लेता था। या मैं क्या करता था, जब मेरे पास ऐसा होता था ना कि जब मेरे को पूरे दिन टाइम नहीं मिलता था अपनी इंटर्नशिप के अंदर, तो मैं ना रात को पेपर सॉल्व करता था। या जैसे मैंने रात को भाई कोई प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा, फॉर एग्जांपल 2018 का पेपर सॉल्व करा, उसमें से मुझसे कुछ 30-31 क्वेश्चन नहीं बने, तो यार मैं उनको ना अलग निकाल के रख लेता था। मैंने सारे पेपर्स के कोई प्रिंट आउट निकाल रखे थे, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो मेरे पास पूरी ऐसे इतनी बड़ी बुकलेट है, उसमें मेरे सारे 2007 से लेकर 2019 तक के सारे पेपर्स का प्रिंट आउट था, उसको मैंने साथ रखा हुआ था, उसमें मैं ना सर्कल कर लेता था या टिक कर लेता था। तो जब मेरी ऐसे जॉब मतलब काम कर रहे होते थे हम लोग, तो बीच में हल्का सा भी फ्री टाइम मिला या 5-10 मिनट का ब्रेक है या कुछ भी है, मतलब मैं खुद थक गया है, बोर हो गया, तो उस समय मैं क्वेश्चन सर्च कर लेता था। तो यार देखो वही चीज़ है, स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा, हमारे को टाइम चलाना है भाई, टाइम बहुत ही कम है हम लोगों के पास, तो टाइम देखो इसी तरह से मैनेज करना पड़ेगा, राइट। रात को पढ़ो, दिन में पढ़ो, थोड़ा थोड़ा सोना कम करो, बच्चे थोड़ा कम भी सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 8 घंटे कहते हैं लेकिन 5-6 घंटे में भी काम चल जाता है, तो ट्राई करो उस चीज़ को, कमी है। देखो तुम कोई नई चीज़ सीखोगे, ठीक है, तुम उसको दोबारा से नहीं करोगे, तुम उसको पक्का भूल जाओगे। पहले याद है एक स्कूबी स्ट्रिंग्स नाम की चीज़ चली थी, हम स्कूल में थे, उसको बच्चे बना बना के बैग्स पे लगाते थे, ऐसे लूप लूप बना के, मतलब पत्ती की डंडियाँ आती थी, किसी को याद होगा तो कोई बताना। तो स्कूबी स्ट्रिंग्स बनाते थे बच्चे बहुत सारे, और बैग्स पे लटका लटका के आते थे, बीच में एक ट्रेंड चला था इनका। हाँ, कोई था ऐसा? याद है। हाँ चलो ठीक है, किसी कोई था, मतलब मुंबई में तो बहुत चलता था हाँ, याद है। इतना पुराना नहीं हूँ मतलब मैं। तो वो वही स्कूबी हाँ। स्टिक्स का ट्रेंड चला था, तो यार बहुत ना लोग अलग अलग डिजाइन बनाते थे, ऐसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हाँ, लेकिन भाई वो चीज थी ना, जो प्रैक्टिस करता था ना, वो भाई बहुत बढ़िया बढ़िया बड़े अलग अलग कलर्स के मिला के गोल टेढ़े मेढ़े पता नहीं क्या क्या वो फेंकने वाले मारने वाले बना लेता था। जिसने प्रैक्टिस छोड़ दी Correct. उसने भैया छोड़ दिया, मैंने भी सीखा था, वही चीज थी भाई, जब सीखा तब तो गर्मा गर्म आ गया भाई, ये फटाफट फटाफट बन रहे हैं, थोड़ा टाइम बाद प्रैक्टिस छोड़ी तो वो चीज चलेगी। भाई वही चीज है, देखो यार प्रैक्टिस नहीं छोड़ सकते हम ना कभी भी किसी चीज की। अब मैं कंप्यूटर से मैं बोलूं भाई कोडिंग, भाई मैं 5 स्टार कोडर बन गया, 5 स्टार कोडर बनने का हो सकता है भाई मेरे को अगले दिन एक क्वेश्चन आ जाए जो शायद मैं ना कर पाऊं, तो भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर चीज में नए कॉन्सेप्ट है, हर चीज में नया लॉजिक है, सीखना पड़ेगा। लेकिन सौरभ धीरे धीरे जब तुम करोगे ना, जब तुम जैसे 10 में से 2-3 क्वेश्चन करते हो, 2-3 क्वेश्चन खुद से बनते हैं, अब वो 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि तुम जिंदगी में कभी भी तुम्हारे सामने आएंगे तो कर पाओगे, राइट। तो ये जो बचे हुए 7 से 8 क्वेश्चन है ना, उनका कॉन्सेप्ट भी तुम्हें इसी तरह से ना रिवाइज करना है, थोड़ा सा डेली बेसिस पे समझना है। मैं यही तो कह रहा हूँ, डेली हमारे को प्रीवियस पेपर्स क्यों करने हैं, डेली प्रीवियस पेपर्स इसलिए करने हैं क्योंकि फिर रोज रात हम उस पेपर्स को करेंगे भाई, इसे एक कॉन्सेप्ट है उसमें 4 लाइन का आंसर है, पहले दिन एक लाइन याद रहेगी, दूसरे दिन दूसरी लाइन याद रहेगी, शायद तीसरे दिन दोनों लाइन पुरानी भी भूल जाए, फिर अगले दिन शायद आके फिर तीसरी लाइन याद हो, एक हफ्ते बाद जाकर तो 4 लाइन याद होंगी। तो अभी 150 दिन के अंदर हम लोग क्या ये 7-8 पेपर्स को बार बार नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। रोज का पूरा पेपर नहीं हो रहा तो आधा पेपर कर लो, मैथ्स के 25 क्वेश्चन कर लो डेली के, रात को सोते सोते। कौन नहीं कर सकता? मेरे को बताओ, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा इस समय जो रात को सोते हुए इंस्टाग्राम ना चलाता हो, कोई नहीं हरा सकता। एमसीए में जब हम एमसीए के लिए क्यों जाते हैं, तो हम हाई पैकेज के लिए या फिर ड्रीम कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हैं।
बिल्कुल तो क्या हम ये सिर्फ बीसीए ग्रैब करके नहीं कर सकते क्या? और जब बात बीसीए की आती है, तब मैंने आपका एक वीडियो देखा था, वो स्ट्रैटेजी वाला, रोड मैप वाला। तो आपका वीडियो देखने के बाद मुझे एक दूसरा वीडियो रेफर हुआ था कि मतलब आपके नीचे आया था, वो वीडियो के नीचे होता है ना वो, तो उसमें मोस्ट अनएम्प्लॉयड डिग्रीज इन मोस्ट अनएम्प्लॉयड 5 डिग्रीज इन इंडिया, तो उसमें सबसे फर्स्ट नेम बीसीए का था। तो आपका वीडियो देख के मैंने अरिहंत का पैकेज, स्टडी पैकेज एमसी एंट्रेंस वाला बुक भी लाया था, अमित एम अग्रवाल का, अभी भी वो पढ़ाई है मेरे पास। तो वो वीडियो देखने के बाद मैं डिमोटिवेट हो गया, और यहाँ इन्वायरमेंट भी नहीं है इतना कि बीसीए, अगर मैं, हमारे रिश्तेदार या फिर दोस्त लोग कोई भी हो, तो वो कहते हैं भाई भाई तुम अब क्या कर रहे हो, मैं बीसीए कर रहा हूँ, तो उनको पता भी नहीं है बीसीए क्या है, या फिर बीसीए का लॉन्ग फॉर्म भी पता नहीं है उनको ऐसा। तो कभी मतलब एक टाइम ऐसा आया था कि मेरे को लग रहा था कि भाई मैंने गलती तो नहीं की बीसीए में आके। तो क्या इस देखो भाई, ये चीज़ मेरे को फील हुई थी जब मैंने एनआईडी में इंटरेस्ट लिया था। तो मैंने देख लिया था भाई बीसीए और बीएससी के बच्चे इतनी ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं कि भाई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और भाई डीएसए तो बिल्कुल करते ही नहीं है, और जो प्रोजेक्ट्स भी हैं वो भी ऑनलाइन कबाड़ के, मतलब कुछ भी ऑनलाइन जो ढूंढा मिला, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वही सेम टू सेम प्रोजेक्ट छाप देते हैं। वो कार रेंटल सिस्टम छाप दिया, वो होटल मैनेजमेंट सिस्टम छाप दिया। बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे होंगे, उन्होंने भी यही काम करा होगा अभी तक। मैंने खुद मेरी बीएससी में ये काम करे हैं, पर मैंने सीधा सीधा प्रोजेक्ट नहीं छापे, मैंने खुद से थोड़ी मेहनत करी थी, पर बाकी थोड़ा गिटहब से भी उठाया था। ठीक है, तो यार ये सबसे ज्यादा कमी है, क्योंकि बंदे ये चीज समझते ही नहीं है। और सबसे बड़ी कमी इसके अंदर ये है ना, क्योंकि हमारे पास गाइडेंस ही नहीं है। Most people take the easy road and wonder why they don't reach their goals. There's too much traffic on it. But me, I take the growth road.